हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पद। आज की इस वीडियो में पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए जो उनका सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे इस चैनल पर। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पदार्थों के गुण। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस सभी टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो इस जो भी हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की, तो इसके जितने भी आपके चैप्टर हैं आपके सिलेबस में और उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर कराया जाएगा। जो भी न्यूमेरिकल वगैरह हैं सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर कराए जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, लेकिन उस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स, यानी कि इकाइयों का मापन। जो भी यूनिट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो यूनिट के बारे में आपको पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। यूनिट आपका हर जगह यूज होता है। तो अगर ये नॉलेज आपको यूनिट के बारे में नहीं है तो आपका बहुत सारा मिस्टेक हो सकता है। जो भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं सारी चीज़ें, तो सबसे पहले हम यूनिट्स को देखेंगे। यूनिट्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके बाद से हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज ही इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इकाइयों का मापन, जो हमारा मेजरमेंट ऑफ यूनिट है, ये होता क्या है। शुरू में फुट, पौंड और सेकंड यानी कि एफपीएस सिस्टम प्रचलन में रहा। फिर हमारा मीटर, किलोग्राम, सेकंड यानी कि एमकेएस सिस्टम प्रचलन में आया, जो प्राय अब भी वर्तमान में उपयुक्त एवं प्रचलित मापन व्यवस्था। पहले हमारा क्या होता था कि एफपीएस जो सिस्टम होता था वो हमारा चलता था, जिससे फुट, पाउंड और सेकंड में हम मेजरमेंट करते थे। फिर हमारा एमकेएस सिस्टम आया जो हमारा मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है, जो आज भी चल रहा है, अब भी वर्तमान में उपयुक्त एवं प्रचलित मापन व्यवस्था है। परंतु इंजीनियरिंग कार्यों के दृष्टिगत मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली प्रयोग की जाती है। जो भी इंजीनियरिंग कार्य होते हैं उसके दृष्टिगत जो मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली होती है, एसआई सिस्टम जो होता है, वो हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि एसआई सिस्टम क्यों प्रयोग करते हैं, जो भी आपका है अंतर्राष्ट्रीय जो मापन प्रणाली है, तो इसमें क्या होता है कि हर जगह पूरे राष्ट्र में, ठीक है, हर जगह एक ही जो मापन प्रणाली होती है वही यूज की जाती है। तो उसमें समझने में सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए हम इस प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिससे सभी देशों में समरूप की मापन प्रणालियों में आपसी समस्याएं उत्पन्न न हो सके। इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसको हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि एसआई यूनिट के नाम से जानी जाती है। यह प्रणाली एमकेएस प्रणाली से मिलती जुलती है। एमकेएस प्रणाली भी यूज करते हैं हम, लेकिन एसआई का हम ज़्यादा यूज करते हैं आजकल। इंजीनियरिंग कार्यों में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो भी आपकी एसआई यूनिट्स होती हैं, उसी का ही प्रयोग किया जाना सर्वमान्य किया गया है एवं इसे अधिकृत भी कर दिया गया है। तो जो आपका यूनिट्स है, सबसे पहले फुट, पाउंड, सेकंड यानी एफपीएस का यूज होता था। फिर हमारा एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड का यूज हो रहा था और आज भी होता है एमकेएस सिस्टम का। लेकिन बाद में हमारा आगे एसआई सिस्टम यानी कि जो आपका इंटरनेशनल यूनिट होता है, तो उसका हम यूज़ करते हैं। क्योंकि हर जगह अगर एसआई सिस्टम का हम यूज़ करते हैं, एसआई यूनिट्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें आपका क्या होता है, कहीं पर भी किसी भी देश में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इंजीनियरिंग कार्यों में ज़्यादातर उसी का यूज़ करते हैं। हर जगह आपकी जो यूनिट्स होती है सेम ही रखी जाती है एसआई सिस्टम में। तो एसआई प्रणाली की मूल इकाइयाँ क्या क्या हैं, कौन जो मेन बेसिक यूनिट्स हैं इनके एसआई सिस्टम के, उसको हम देख लेते हैं। उसकी यूनिट क्या है और उसके सिंबल क्या है, कैसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है, ये हमारा कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में हमारा दिया है फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल। तो क्वांटिटी क्या है आपके, उसका यूनिट क्या है और उसके सिंबल क्या है, तो ये जानना जरूरी है। आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहला हमारा मास यानी कि वजन या संगत, इसको हम किलोग्राम इसकी यूनिट है और इसको डिनोट करते हैं केजी से। दूसरा हमारा है लंबाई यानी कि लेंथ, इसका यूनिट है मीटर और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। फिर हमारा समय, टाइम, इसका यूनिट है सेकेंड और इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर, तापमान, इसकी यूनिट है केल्विन और इसको हम के से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पदार्थ की मात्रा, जिसकी यूनिट है मोल और इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता, इसकी यूनिट है कैंडिला और इसको हम सीडी से डिनोट करते हैं। और फिर हमारा विद्युत धारा, इसकी यूनिट है एम्पियर और इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो ये थे आपके कुछ एसआई यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स है ये, इसको जानना जरूरी है आपके लिए।
और इसका सिंबल क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा एसआई प्रणाली की अनुपूरक इकाइयाँ, यानी कि जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं एसआई सिस्टम के, वो कौन कौन से हैं? तो दो आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। एक तो हमारा समतल कोण जिसकी यूनिट है रेडियन और इसको हम RAD से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारा है घन कोण जिसकी यूनिट है स्टेरेडियन और जिसको हम ये R से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स है एसआई सिस्टम के। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एसआई प्रणाली की व्युत्पन्न इकाइयाँ, जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं एसआई सिस्टम के, वो कौन कौन सी हैं? तो इस प्रणाली की इकाइयों में बल, दाब, कार्य, वेग आदि की यूनिट्स आती हैं। ये आपके डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं जो एक यूनिट से ये डिराइव्ड की जाती है। तो इसमें क्या है, हमारा आवृत्ति है जिसको हम जिसकी यूनिट है हर्ट्ज। बल हमारा फोर्स है केजी या न्यूटन में, इसकी यूनिट होती है। दाब जो प्रेशर होता है हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर में, इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट हमारा कार्य या ऊर्जा, इसकी यूनिट जूल होती है या फिर इसको हम न्यूटन मीटर में भी मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है संगत या घनत्व, इसकी यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। शक्ति, पावर की यूनिट आपकी वाट होती है या फिर जूल पर सेकंड। नेक्स्ट हमारा वेग, वेलोसिटी, इसकी मीटर पर सेकंड। त्वरण, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोणीय त्वरण, इसका है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और घनत्व का पहले भी आपको बताएंगे, केजी पर मीटर क्यूब होता है, या फिर अगर हम इसको मीटर क्यूब को ऊपर लेके आ जाएंगे तो केजी इंटू जो मीटर क्यूब होगा वो माइनस में हो जाएगा मीटर पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गुणज एवं उपगुणज, जो क्या होते हैं कि जो भी हमारी एसआई सिस्टम भी है, तो अगर इसमें भी कोई कोई यूनिट्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, तो देखने में आपकी अच्छी नहीं लगती। जैसे हम क्या होता है कि कई बार बड़े मापन अथवा छोटे मापनों को सामान्य एसआई प्रणाली में लिखने पर बीमाएँ काफ़ी बड़ी व छोटी हो जाती है, जैसे आपका 0.0035 मीटर इस प्रकार से, या फिर बहुत छोटी हो जाती है फिर बहुत बड़ी हो जाती है। तो ऐसे अगर हम लिखेंगे तो ये देखने में भी सही नहीं लगता है। तो इसके लिए हम गुणज का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा आ गया, जैसे 3000 है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। 3000 है तो इसको हम लिख सकते हैं 30 × 10⁻², ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा होता है गुणज या उपगुणज। अगर हम 3000 ऐसे लिखे तो क्या होता है, संख्याएं बहुत बड़ी हो जाती है, या फिर पॉइंट में आपका कुछ भी है तो उसको भी जैसे यहाँ पर दिखाया गया 0.0035 मीटर, तो इस प्रकार से भी आपकी बहुत बड़ी या छोटी संख्या हो जाती है, देखने में भी सही नहीं लगती। तो इसको गुणज या उपगुणज में लिखते हैं, जो हम 10⁻² लगा के लिखते हैं। तो ये हमारा होता है। तो इसमें भी कुछ आपके संकेत है, सिंबल हैं, कुछ प्रीफिक्स है, उपसर्ग दिए गए हैं, और उनके गुणज जो गुणक कारक होते हैं उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा एक्सा है, इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है, और इसका जो गुणक कारक होता है 10⁻18। दूसरा हमारा एटो है, जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और इसका जो गुणक कारक है 10⁻−18। नेक्स्ट हमारा पेटा, इसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और इसका जो आपका गुणक कारक होता है 10⁻15। फिर नेक्स्ट हमारा है फेमटो, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और इसका जो आपका गुणक कारक है 10⁻−15। अगर आपका 10⁻−15 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये फेमटो है। नेक्स्ट हमारा है टेरा, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और इसका जो आपका गुणक कारक होता है 10⁻12 होता है। पीको का 10⁻−12, और इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। गीगा का कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और 10⁻9 होता है। नैनो का स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और 10⁻−9 होता है। मेगा आपका कैपिटल एम से डिनोट करते हैं 10⁻6 होता है, और माइक्रो आपका म्यू से डिनोट करते हैं इसको, और इसकी जो गुणक कारक होता है 10⁻6 होता है। तो ये सभी आपके गुणज और उपगुणज है। जैसे मान लीजिए आपका, और जब भी हम इनको लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 3000 को अभी हम लिख रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि 3000 को हम 3 × 10⁻³ लिखेंगे, तो ऐसा आपको सही नहीं लगता, ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए। कम से कम यहाँ 2 डिजिट होनी चाहिए, तो यानी कि 30 × 10⁻, अगर हम 2 लिखते हैं तो ये आपका सही तरीका है लिखने का। इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सारी चीज़ें आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, इसलिए ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस ना करते हुए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको केवल हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे हमारा जो किलो है, किलो को स्मॉल के से डिनोट करते हैं, और इसका जो गुणक कारक है 10⁻3, किलो को हम ऐसे 10⁻3 से डिनोट कर सकते हैं। फिर हमारा मिली 10⁻−3, हेक्टो 10⁻2, सेंटी 10⁻−2, डेका 10⁻1, डेसी 10⁻−1, जीटा 10⁻21, और ये तो आपका है 10⁻24। तो ये सारे थे आपके गुणज और गुणक कारक। तो इस प्रकार से हम इनको पावर में 10 के पावर में लिख सकते हैं, अगर बहुत बड़ी यूनिट हो रही है फिर बहुत छोटी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है सामान्य इकाइयाँ जो आपके जनरली यूज करते हैं। अभी आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ा या फिर अप्लाइड मैकेनिक्स आप पढ़े होंगे, या फिर आगे जो भी आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होगा उसमें सारे यूनिट्स आपके आते हैं, वहाँ पर यूज होते हैं जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इन सभी का जो यूनिट होता है वो जानना जरूरी है। पहला हमारा भार या बल। भार और बल जो होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन, किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, पेटा न्यूटन या फिर मिली न्यूटन। तो ये सभी यूनिट है आपकी भार और बल की। नेक्स्ट हमारा है संवेग। जो मोमेंटम होता है तो इसका है केजी मीटर पर सेकेंड। गतिक जड़त्व आघूर्ण, इसकी यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 kgf इक्वल टू होता है 1 kg इंटू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको पर सेकेंड स्क्वायर को हम ऊपर लेकर आ गए तो मीटर सेकेंड पे पावर -2 है। तो ये हमारा क्या है 1 kgf इक्वल टू क्या आता है 1 kg तो आपका है एफ जो लगा हुआ है, एफ आपका फोर्स लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम 9.81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 9.81 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये लमसम किसके बराबर है, लगभग ये बराबर है 10 न्यूटन के, तो इसको हम 10 न्यूटन मान लेते हैं। और यहाँ से आपका हो जाता है 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोग्राम बल में कितना आपका न्यूटन होता है, तो 1 किलोग्राम बल में आपका होता है 1 kgf इक्वल टू होता है 10 न्यूटन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन आपका होता है, जहाँ kgf इक्वल टू क्या है किलोग्राम बल। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल है। जो कार्य और ऊर्जा होती है उनका मात्रक आपका जूल होता है। किलो जूल, मेगा जूल भी में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। 1 kg मीटर इक्वल टू क्या होता है 10 न्यूटन मीटर, और या फिर ये 10 जूल के बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू क्या होता है 4.2 किलो जूल। नेक्स्ट हमारा आवेग। जो आवेग होता है न्यूटन सेकेंड, इसकी यूनिट है। नेक्स्ट हमारा बल गुण, नमन गुण, मरोड़ गुण। तो इनकी यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर होती है। जो आपका मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट या फिर टार्क मूवमेंट, ठीक है। तो इनकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट हमारा है दाब अथवा प्रतिबल। दाब अथवा प्रतिबल जो प्रेशर और स्ट्रेस होता है इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सारी यूनिट आपकी दाब और प्रतिबल की। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1 पास्कल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और 1 किलो पास्कल इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर 3 पास्कल। 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10 टू द पावर 6 पास्कल। 1 गीगा पास्कल इक्वल टू 10 टू द पावर 9 पास्कल। ये जो आपका 1 मेगा पास्कल है 10 टू द पावर 6 पास्कल के है, और 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर 10 बार के। तो ये सभी यूनिट है जिसको आपस में चेंज किया जाता है। 1 kgf अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू होगा 1 मेगा न्यूटन पर 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1/10 MPM, इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स। तो इस प्रकार से यूनिट को हम चेंज कर सकते हैं कितना होता है। नेक्स्ट हमारा है श्यानता यानी कि विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की जो हमारी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकेंड होती है विस्कोसिटी श्यानता की यूनिट। नेक्स्ट हमारा विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा की यूनिट होती है जूल पर केजी किलोग्राम, जो आपका कैल्विन होता है, जूल पर किलोग्राम डिग्री कैल्विन, ये आपकी यूनिट है विशिष्ट ऊष्मा की। नेक्स्ट हमारा गतिक श्यानता। तो गतिक श्यानता की यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर एक स्ट्रोक में अगर पूछा जाए तो एक स्ट्रोक इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपकी गतिक श्यानता की यूनिट है। नेक्स्ट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट और हैं, जैसे हम ये तो एसआई यूनिट का प्रयोग करते हैं जो भी इंजीनियरिंग कार्य होते हैं, लेकिन अभी भी आपके समय जो आपका होता है जैसे मान लीजिए घंटे में, ठीक है, मिनट में और सेकंड में भी यूनिट जो हमारी होती है वो यूज़ होती है, घंटा मिनट सेकंड, तो ये सारी यूनिट है। फुट इंच का भी प्रयोग करते हैं हम। तो कुछ आपकी अलग यूनिट है जो आपका अभी यहाँ पर तो यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ये सारी यूनिट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आगे आपको किसी भी सब्जेक्ट में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अभी हम देख लेते हैं यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं तो साथ में इसको भी देख लेते हैं। 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। आप ये सारी यूनिट नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब भी ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर इसका यूज होता है। तो 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट इक्वल टू कितना होगा 12 इंच के बराबर होगा। 1 फीट इक्वल टू 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होंगे 30.48 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ये पता है, लेकिन फुट कितना होता है 3.28 फुट होता है 1 मीटर में। नेक्स्ट हमारा 1 गज में आपके 3 फुट होते हैं, 1 मीटर में 1.09 गज,
एक पौंड आपका होता है 453.6 ग्राम के बराबर, और 1 केजी में आपका कितना पौंड होता है, 2.205 पौंड होता है। एक घन फुट आपका होता है 280.316 लीटर के बराबर, और ये आपका होता है 7.475 गैलन। नेक्स्ट हमारा एक अर्ग, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन में भी पूछता है। एक अर्ग इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 जूल। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 1 × 10⁻⁻7 जूल। या फिर कैलोरी में अगर बात करें तो 2.3901 × 10⁻⁸ कैलोरी। नेक्स्ट हमारा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ये तो सबको पता है। एक वायुमंडलीय दाब, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 760 mmHg के बराबर होता है एक वायुमंडलीय दाब। या फिर पास्कल में बात करें तो 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। एक बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, और एक पास्कल इक्वल टू 1 kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 डिग्री। अगर हम केल्विन की बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। तो यहाँ पर हमारा ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स थे जिसके बारे में हम देख लिए। किसी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले या फिर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो ये सारी यूनिट्स के बारे में आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो चलिए अभी हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की। जो भी आपके मटेरियल्स है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कैसे हम उसको पहचानते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, और इस चैप्टर में हम इसको कवर करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो है पदार्थों के गुण, तो इसमें आपको क्या देखना है, पदार्थ प्राय धातु अथवा अधातु होते हैं। धातु और अधातु क्या होता है, तो वास्तव में तत्वों के गुण के आधार पर ही धातु तथा अधातु की श्रेणी तय की गई है। धातुओं के अंतर्गत लोहा, तांबा, चांदी, सोना, टंगस्टन, एल्यूमिनियम आदि आते हैं, तो ये सभी आपके धातुओं के अंतर्गत आते हैं। तथा जो प्लास्टिक, कांच, रबर, लकड़ी, चमड़ा आदि ये सब क्या होते हैं, अधातुओं की श्रेणी में आते हैं। तो ये आपके हैं पदार्थों के गुण, लेकिन अलग अलग इनके गुण होते हैं, अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसको हम देखेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अंदर है उसको यहाँ पर कवर कराया जा रहा है, आपका कोई भी टॉपिक यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो पहला हमारा जो ये जो पदार्थों का गुण है, तन्य पदार्थ यानी कि डक्टाइल मटेरियल, तो ये क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें खींचकर तार के रूप में विकृत किया जा सकता है तन्य पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि कोई पदार्थ है अगर हम उसको खींचते हैं पकड़कर तो तार के रूप में उसको हम विकृत कर सकते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। तो तथा पदार्थों के इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। विभिन्न पदार्थों की तन्यता अलग अलग होती है, तो अलग अलग पदार्थों की तन्यता आपकी अलग अलग होती है। और तन्य पदार्थ हम किसे बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जिसको हम खींचकर एक तार के रूप में उसको परिवर्तित कर सकते हैं, वही पदार्थ आपके, अगर ये गुण उस पदार्थ में, तो पदार्थ आपके डक्टाइल मटेरियल कहलाएंगे। और ये गुण जो आपका होता है, एक तन्य का जो गुण होता है, ठीक है, यही गुण आपका डक्टिलिटी यानी कि तन्यता कहलाता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे एक रबड़ है, आप रबड़ को खींचते हैं तो क्या होता है कि एक ये तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपका जो खींचने का जो गुण है, ये खींच जा रहा है, तन जा रहा है, तो ये गुण आपका डक्टिलिटी यानी कि तन्यता कहलाता है। और ये इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं ये आपके तन्य पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि डक्टाइल मटेरियल कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है भंगुर पदार्थ। जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटल का मतलब क्या है कि जैसे आप किसी भी चीज़ को अगर तोड़ते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो बिना कोई संकेत दिए, बिना कोई सूचना दिए तुरंत आपका जो टुकड़ों में वो परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ जिसमें विकृति अपेक्षाकृत कम होती है, इसमें विकृति नहीं होती है, ऐसे पदार्थों पर बल या आघात आने पर चूर चूर हो जाते हैं। ऐसे अगर एग्जांपल ले तो हम, बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका है ग्लास, शीशा। जैसे शीशा मान लीजिए आपके हाथ से अगर छूटता है तो क्या होता है, उसके टूटने से पहले कोई मतलब संकेत नहीं देता, तुरंत तो क्या होता है, चूर चूर हो जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो ये जो गुण होता है जिस पदार्थ में, उसी को हम ब्रिटल मटेरियल यानी कि भंगुर पदार्थ बोलते हैं। और इस प्रकार के ये जो पदार्थ होता है उसको हम ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे। और ये जो गुण होता है आपका, ये जो गुण जिस भी पदार्थ में है तो उसको हम ब्रिटलनेस बोलते हैं, भंगुरता। तो देखिए आने पर चूर चूर हो जाते हैं, भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपका शीशा, ईंट, पत्थर आदि ऐसे पदार्थ बिना विकृत हुए, बिना चेतावनी दिए चूर चूर हो जाते हैं। पदार्थों का यह गुण आपका भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस कहलाता है। और इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसको हम भंगुर पदार्थ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी क्या होती है, तो वस्तु पर लगाया गया वह बल जिसके लगते ही वस्तु में विकृति आ जाए एवं बल हटाने पर वस्तु मूल अवस्था में आ जाए, तो पदार्थ का यह गुण जिस कारण यह मूल अवस्था में आ गया है प्रत्यास्थता कहलाता है। ऐसे पदार्थ प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं।
जैसे जो अभी आपने ऊपर भी देखा तन्य पदार्थ, तो तन्य पदार्थ क्या होता है, ये तनते हैं, बाद में ये वापस अपने रूप में नहीं आएंगे, ठीक है, इसमें तन्य का गुण होता है, ठीक, इससे हम खींचते हैं तो ये एक पतले तार के रूप में विकृत हो जाते हैं, तो उसको हम तन्यता बोलते हैं। लेकिन जो ये आपका इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्थता है, इसका क्या है कि इसमें ऐसे पदार्थ जिसको हम खींचते हैं तो ये क्या होता है, इनका जो भी आकार होता है, इसमें जो वस्तु होती है उसमें कुछ विकृति आती है, लेकिन जैसे हम कोई भी बल लगाते हैं तो इसमें कोई विकृति आती है इस पदार्थ में, और जैसे हम बल हटा लेते हैं, ठीक है, तो वो विकृति क्या होती है, वो पुनः अपने जो पदार्थ होगा मूल अवस्था में आ जाएगी। तो इस प्रकार जैसे आप बीम की अगर बात कर लें, ठीक है, बीम है, अगर इस पर हम लोड लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो बीम क्या हो रहा है, इसका आकार कुछ परिवर्तित हो जा रहा है इस प्रकार से, और जैसे हम लोड, अगर ये लोड हटा लें यहाँ से, तो फिर अपनी बीम सीधी स्थिति में आ जाएगी। तो इस प्रकार का जो क्या होता है, ये जो गुण होता है जिस भी पदार्थ है उसको हम इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं, प्रत्यास्थ पदार्थ। और ये जो गुण आपका होता है जिसके कारण ये होता है, जब हम बल हटा लेते हैं तो अपने वापस अपनी पुनः जो पुरानी अवस्था होती है उसमें वापस आ जाता है, तो इसी गुण को हम प्रत्यास्थता बोलते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी बोलते हैं। ऐसे पदार्थ आपके इलास्टिक मटेरियल कहलाते हैं, इलास्टिक प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता क्या कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है प्लास्टिसिटी, सुगठिता क्या होता है, तो वस्तु पर इतना बल लगाया जाए कि वस्तु में विकृति आ जाए, परंतु जब इस बल को हटा लिए जाने पर वस्तु वापस अपनी मूल आकृति में न लौट पाए, तो ऐसी स्थिति में वस्तु सुगठ स्थिति में पहुंच जाती है। पदार्थ का इस स्थिति में गुण सुगठिता कहलाता है, तथा ऐसी स्थिति के पदार्थ को सुगठ पदार्थ कहते हैं। तो ये आपका जस्ट अपोजिट है इलास्टिसिटी का, प्लास्टिसिटी आपका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, जो हम डक्टिलिटी पढ़े उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर, क्योंकि वो तन्यता है। जैसे किसी पदार्थ को अगर हम खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, वो एक तार के रूप में विकृत हो जाता है, तो उस गुण को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। लेकिन जो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी में क्या होता है कि अगर कोई भी पदार्थ है उसमें हम बल लगा रहे हैं तो बल में क्या होता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, और जैसे हम ये बल हटा लेते हैं तो क्या होता है कि वो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस चेंज हो जाता है। तो इस गुण को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। और जो प्लास्टिसिटी होती है, कोई भी आपका वस्तु है उस पर अगर बल लगा रहे हैं तो बल में क्या होता है, कुछ विकृति हो रही है, बल में विकृति हो गई, लेकिन जब हम बल को हटा लेते हैं फिर भी ये क्या होता है कि ये विकृति ऐसे ही बनी रहती है, वापस वस्तु अपनी मूल स्थिति में नहीं आ पाती है। तो ये जो गुण होता है इसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, सुगठता। और इस प्रकार के जो मटेरियल होते हैं जिसमें ये गुण होता है उसको हम प्लास्टिक मटेरियल यानी कि सुगठ पदार्थ बोलते हैं। तो ये आपका प्लास्टिसिटी था। नेक्स्ट हमारा है मेलेबिलिटी यानी कि कुट्यता। तो कुट्यता या आघात, जो घात वर्धन होता है, पदार्थ का वह गुण है जिस कारण उसे हथौड़ों से पीट पीट कर चौड़ी पतली लंबी पतली में सीट में परिवर्तित किया जा सके। पदार्थों का यह गुण कुट्यता यानी कि मेलेबिलिटी कहलाती है। तो इस तरह के पदार्थ आपके कुट यानी कि मेलेबल पदार्थ कहलाते हैं। तो ये आपका क्या होगा, तो ये आपका मेलेबिलिटी क्या है कि कोई भी पदार्थ है उस पर हम हथौड़ों से चोट करके पीट पीट कर उसको क्या करते हैं, चौड़ी लंबी और पतली सीटों में परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे आपका सीट वगैरह होता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी, जिस पर हम हथौड़ों से प्रहार करके उसको पीट पीट कर पतली लंबी सीट में, चौड़ी सीट में उसको हम परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये जो गुण होता है आपका मेलेबिलिटी यानी कि कुट्यता कहलाता है, और इस प्रकार के पदार्थ आपके मेलेबल पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है श्रांत यानी कि फटिग। फटिग आपका क्या होता है, जब किसी धातु पर बदलते हुए बल या विभिन्न प्रकार के बल लगाए जाते हैं तो जो धातु अधिक से अधिक बल ले सकती है वह बल कम बल पर ही फेल हो जाती है। पदार्थ के इस गुण को श्रांत यानी कि फटिग बोलते हैं। ऐसे मान लीजिए फटीग, आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या होता है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, अगर ये पदार्थ आपका अधिक से अधिक बल तो बियर कर सकता है, अधिक से अधिक लोड बियर कर सकता है, लेकिन इस पे हम क्या कर रहे हैं, बार बार हम बदलता हुआ बल लगा रहे हैं, अलग अलग तरीके का इस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो जहां पर इसको ज्यादा लोड बियर करने की इसकी क्षमता थी तो कम हो गई, कम लोड पर ये फेल हो जा रहा है, क्योंकि अलग अलग टाइप के इस पे हम लोड लगा रहे हैं। अगर एक ही टाइप के लगाते तो ये क्या होता है, ज्यादा लोड बियर कर सकता था, लेकिन अलग अलग टाइप के लोड लगाने से कम लोड पर ही फेल हो जा रहा है। तो ये जो गुण होता है पदार्थ का, यही हमारा फटीग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है कड़ापन यानी कि टफनेस। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण धातु अपने फटने व टूटने का विरोध करता है। धातु द्वारा अवशोषित ऊर्जा जो उसके टूटने या फटने से पूर्व तक है वही उसका कड़ापन कहलाता है। यानी कि कोई भी पदार्थ, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं या तोड़ते हैं, ठीक है, कोई भी चीज कोई परिवर्तन उसमें करते हैं तो अपने परिवर्तन का विरोध करता है फटने या टूटने का, तो वही हमारा टफनेस कहलाता है, कड़ापन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है कठोरता, हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या होगा, पदार्थ के उस गुण को जिस कारण उसमें वेधन का विरोध करने की प्रवृत्ति हो, कठोरता कहलाता है, ठीक है। पेंट्रेट अगर नहीं होता है तो वो हमारा कठोरता कहलाता है। जैसे कोई पदार्थ है, कोई पत्थर है, तो अगर उसमें हम किसी भी चीज से, जैसे मान लीजिए जो आपका कठोरता हार्डनेस है, क्या होता है, किसी भी चीज में हम पेंट्रेट कर रहे हैं तो उसमें पेंट्रेट नहीं हो पा रहा है,
तो वही आपका क्या होता है, जो वेधन होता है वो नहीं हो पाता है, तो ये हमारा कठोरता कहलाता है। ऐसे जो पदार्थ होते हैं हमारा कठोर पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। तो आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है, डिटेल में भी आगे हम पढ़ेंगे कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल के। तो जब किसी ठोस पदार्थ पर प्रतिबल उत्पन्न होता है तो उसके रूप में परिवर्तन होना स्वाभाविक होता है। इस उत्पन्न प्रतिबल से पैदा हुई विकृति के अनुपात को हम दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और कैपिटल एन इक्वल टू होता है क्यू अपॉन फाइव, जहां पर क्यू आपका है प्रतिबल और फाइव आपका है अपरूपण विकृति। फाइव इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा एल बाई यल। तो ये आपका है दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। तो इस प्रकार से हम जितने भी इंपॉर्टेंट आपके मटेरियल की प्रॉपर्टीज थी उसको हम देख लिए हैं, जो आपके इस चैप्टर में आपके टॉपिक दिए गए थे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सारे टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसी ही वीडियोज़ आपको डेली सीरीज की मिलती रहेगी। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स आपका कंप्लीट जो भी आपका सिलेबस है यहाँ पर